अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज में मेजबान अब्दुल गफ्फार। पाकिस्तान क्रिकेट इस वक्त ऐसे मोड़ पर है जहां शायकीन क्रिकेट को लगता है कि पाकिस्तान सुपर लीग दिखाने के लिए भी एक भरपूर कैंपेन जो है वो शुरू करनी पड़ेगी। गो कि पाकिस्तान सुपर लीग ने उसका आगाज किया है, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में जब टीम की परफॉर्मेंस अच्छी ना हो तो फिर डोमेस्टिक या लीग्स भी उससे मुतासिर होती हैं। पाकिस्तान क्रिकेट पीछे क्यों जा रही है? दूसरी जानिब भारत इस वक्त T20 का चैंपियन है, चैंपियंस ट्रॉफी का चैंपियन है। आज का स्पेशली शो इस बात पर डिस्कस करते हैं कि हम ये तो जरूर बात करते हैं कि भारत हमारा रवायती हरीफ है, लेकिन क्या अच्छी चीज़ें उन्होंने की गुज़श्ता 10 सालों में, 15 सालों में, कि वो टीम जो कभी 90 से पाकिस्तान के लिए बहुत आसानी से जो है वो हार जाया करती थी या एक पाकिस्तान की डोमिनेंस थी, वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। बात सिर्फ भारत तक महदूद नहीं है, अब हम छोटी टीमों से भी हारते हैं। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स तज्ज़ियाकार, 15 बुक्स के राइटर हैं, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ भी वाबस्ता रहे हैं, मेडिकल एक्सपर्ट भी हैं। डॉक्टर नुमान नियाज़ साहब इस वक्त मुझे ज्वाइन करें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहब, मायूसी है कि बढ़ती चली जा रही है। तीसरे मैच में मैं क्या बात करूं, आखिर में सरसरी बात कर लेंगे। ये पिछले 3-4 सालों से या 10 सालों से हो क्या रहा है? भारत कहाँ चला गया है, हम कहाँ मौजूद हैं? बुनियादी फ़र्क क्या है सर? गफ्फार, बेहतरीन आपने सवाल भी किया और ऑलवेज अ प्लेजर एंड प्रिविलेज आपके शो में आना। थैंक यू। मैं ये समझता हूँ यार कि पहले तो आप अपनी उम्मीदों को मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर दें, अपनी ख्वाहिशात को आप बिल्कुल उठा के बाहर फेंक दें और आप ये हकीकत मान लें कि पाकिस्तान की क्रिकेट वेस्ट इंडीज़ से भी ज़्यादा ज़ुबूहाली का शिकार है और अब ये बहुत नीचे चली गई है। जो बॉटम रैंक्ड टीम्स होती हैं वहाँ पे, और आप में सलाहियत ही नहीं है कि आप किसी बड़ी टीम से कम्पीट कर सकें। आप बांग्लादेश को देख लें, पिछले 12 मैच और पाकिस्तान के, वो बड़ी टीमों के साथ कम्पीट करते हैं, जीतें या ना जीतें। बिल्कुल। उनमें कुछ ऐसे प्लेयर्स लगते हैं कि जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे, उसके मयार पे पूरा उतरते हैं। हमारे प्लेयर्स भी इररेलेवेंट हो गए हैं, हमारे टेक्निक का फुकदान है, ऐसे लगता है कि खेलना ही नहीं आता। तो ये क्लियरली शो कर रहा है यार कि आपका जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है वो इररेलेवेंट है और वो सिंक नहीं होता मॉडर्न क्रिकेट। अब इनकी वजूहात क्या है? अभी इंडिया पे तो मैं बाद में आता हूँ जी। नंबर 1, पाकिस्तान की क्रिकेट तबाह हुई क्योंकि ऐसे लोगों को सरबराह बनाया गया जिनका क्रिकेट से कोई ताल्लुक नहीं था। चलो ये मान लेते हैं कि दुनिया में कई जगह पे ऐसा होता है कि आपके फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स होते हैं या आपके एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, वो आते हैं और वो बोर्ड को हेड करते हैं जी। लेकिन उनके बोर्ड क्या एक मजाज होता है और बोर्ड का एक सिस्टम होता है, एक ऑर्गेनोग्राम होता है जहाँ पे प्रोफेशनल्स को हायर किया जाता है, जहाँ पे एडवाइज़र से लेके और एक जूनियर क्लार्क तक जो हैं वो अपनी डोमेन के लोग होते हैं और उन दफातर में काम करते हैं जहाँ से वो बिलोंग करते हैं। सही। हमारे यहाँ सिफारशी कल्चर है, नेपोटिज्म है, सियासत से मुंसलिक होना पार्टियों से, वो आपका एक रिज्यूमे बनता है और हम आते हैं अंडर द टेबल या वो बैक डोर एंट्रेंस होते हैं। हमारे यहाँ तो ये होता है कि बंदा पहले रख लिया जाता है, इश्तिहार बाद में टेलर मेड बना के पब्लिश किया जाता है ताकि पेट भर सके। तो जब ये नाअहल लोग आते हैं तो उनको तरीके नहीं आते, उनको रन करना नहीं आता। अब क्रिकेट एक इंडस्ट्री है, क्रिकेट के बहुत सारे, ये सिर्फ खेलना नहीं है, इट्स नॉट अबाउट बैट एंड बॉल एंड 11 प्लेयर्स आउट इन द फील्ड। अब क्रिकेट एक टेक्नोलॉजी बेस्ड जो है वो स्पोर्ट बन चुकी है। ठीक हो गया? अच्छा, अब हुआ क्या कि पहले आप आज से 10-15 साल पहले लड़के निकलते थे, इसलिए निकलते थे कि दुनिया की बाकी टीमें भी स्किल पे और टैलेंट पे और अपने फ्लेयर पे खेलती थी। तो आप ऑन देयर डे जो लड़के होते थे वो भी स्किलफुल या टैलेंटेड, वो इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस पे आपको जिताते थे। ठीक है। आप बड़े टूर्नामेंट में जाते थे तो आप सोचते थे कि हाँ यार हम तीसरे चौथे नंबर पे आ सकते हैं, सेमीफाइनल खेल जाएंगे, उम्मीदें होती थी। अब हुआ क्या है कि पिछले 2-2.5 साल में क्रिकेट चेंज हो गई और साइंटिफिक इंटीग्रेशन हो गई, जिसमें AI आ गई, बायोमैकेनिक्स आ गई, किनेजियोलॉजी आ गई। यानी कि ग्लेन फिलिप्स के आप कैच को तो देख के वाह करते हैं, लेकिन आप ये नहीं देखते कि उसकी कोर कितनी स्ट्रांग है, उसकी बैक कितनी स्ट्रांग है, उसका तरीका क्या है बॉल पकड़ने का, उसका वेब कैसा है, डायनामिक बैलेंस हवा में कैसा है। इसी तरह अभी इसी सीरीज में T20 में शायद वो टिम रॉबिन्सन था, उसने भी उसी तरह का कैच पकड़ा क्योंकि उनकी मसल मेमोरी है, उनकी टेक्निक है, मेथड है, फिटनेस है। अच्छा, फिटनेस सिर्फ ये नहीं होती कि आपने ओवर कर लेने हैं या बैटिंग कर ले,
बैटिंग फिटनेस अलग है, बॉलिंग फिटनेस अलग है, मैच फिटनेस अलग है, फिजिकल फिटनेस अलग है, हायर एंड्योरेंस एक्टिविटी अलग है। अब डिप्लोमा होल्डर आपने मेडिकल पैनल पे रखे हुए हैं, आपके बोर्ड में किसी को ये पता ही नहीं है कि आपकी मार्केटिंग या प्रोडक्ट डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो अब आपका मेडिकल पैनल और स्पोर्ट्स इमरल है। बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच अब आ चुकी है। अब ऑनरे क्लासन को देखें तो वो बीच में गोल्फर शॉट भी मारता है, वो टेनिस शॉट भी मारता है, ये इंटीग्रेशन कहलाती है। और वो प्रैक्टिस्ड है, सुपर स्पेशलिस्ट है। तो आप देख लें वो हर जगह रन कंसिस्टेंसी से करेगा, बेस्ट बॉलर्स के अगेंस्ट करेगा। यही डेविड मिलर स्पिनर्स को भी बहुत अच्छा खेलता है, कुटाई लगानी है कराना आप करा लें। सो ये हो गया कि आप तो रह गए पीछे। अब आप इम्प्रूव क्यों नहीं होते? आप कंक्रीट का इंफ्रास्ट्रक्चर बना के अपनी वाह तो करा रहे हैं, लेकिन जो ऑपरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। अच्छा, अब लोग आने नहीं देते। क्यों नहीं आने देते? आजकल की मॉडर्न कोचिंग जो है इसमें सपोज एक आपका कोच है, वो प्लेयर को देख रहा है, लेकिन अब वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होगा। अब एक बायोमैकेनिस्ट होता है, किनेसियोलॉजिस्ट होता है जो पूरी असेसमेंट करता है एक्शन की, प्रॉब्लम्स की, इंजरी प्रिवेंशन की, वर्कलोड मैनेजमेंट की, फिर वो बताता है उस कोच को। तो उस कोच को भी बायोमैकेनिकली सैवी होना चाहिए ताकि उसको समझ आए और फिर वो इम्प्लीमेंट प्लेयर पे। तो अब ये हो गई इंटीग्रेटेड टीम्स, टूल्स आ गए। सिलेक्शन भी अब आपकी ऐसे होती है, फोरकास्टिंग होती है, एआई पे होती है, ठीक है। फिर आपका डेटा जो है रियल टाइम डेटा है, डेटा साइंटिस्ट। सर ये कल मैंने मिर्जा इकबाल भी साहब से पूछा था, ये कौन सा डेटा है जिसके अंदर ये नहीं आया कि पाकिस्तान यूएई में आपने दूसरा तीसरा स्पिनर खिलाना है, न्यूजीलैंड में आपको मतलब स्पिनर्स की जरूरत नहीं है। ये डेटा में वो क्या वायरस आ गया है? सर इसलिए कि जाली लोग बैठे हुए हैं ना, जो कि एक्चुअली डाटा साइंटिस्ट नहीं है, वो डेवलपर्स नहीं है। डाटा इंटरप्रिटेशन कोई आसान थोड़ी है, ये कोई स्टैट्स की थोड़ी, और ये स्टैटिस्टिशियन तो फर्क होता है। अब उसके बाद ये प्रॉब्लम थी। अच्छा, अब आप नहीं देते क्योंकि अगर गफार भाई आपको बायोमैकेनिक्स नहीं आती और डॉक्टर ने जो है वो बायोमैकेनिक्स में मास्टर्स किया हुआ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया से, तो आप तो इनसिक्योर हो जाएंगे, यार मेरी नौकरी चली जाएगी। तो दिस कल्चर ऑफ mediocrity prevails, culture of insecurity brings this resistance to change. सर ये कौन लाएगा हमारी तरफ? चूंकि आप जैसे आपने कहा कि सियासी बुनियाद पर अगर कोई चेयरमैन पीसीबी अभी नहीं काफी अरसे से हो रहा है, फिर हमारे क्रिकेटर्स सारे करीब आ जाते हैं। आपने देखा वकार यूनुस भी बैठे हुए थे, आपने देखा वहाब रियाज भी मौजूद हैं, मोहम्मद हफीज भी आए थे, ये सारे ही क्रिकेटर्स है ना। क्या मतलब भारत ने क्या किया? मुझे थोड़ा आप उस तरफ लाएं। भारत ने इसी तरह के कल्चर से, एशियन कल्चर से वो कैसे प्रिवेल कर गए? गफार भाई जो प्रॉब्लम है ना वो आपको समझने की है कि वो राशिद लतीफ कहते होते हैं ना 90 के लौंडे, उस बात में बहुत डेप्थ है। वो ये है कि एक सुपरस्टार क्रिकेटर होना, एक ब्रिलियंट परफॉर्मर होने का ये मतलब नहीं है कि आप स्पेशलाइज्ड जॉब के लिए कट फॉर ऑल है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि हेड कोच का क्या फर्क है, मेंटोर का क्या फर्क है, जेडीज क्या है, केपीआईज क्या है। क्या जरूरी है कि वकार यूनुस बहुत बड़े फास्ट बॉलर, वन ऑफ द फाइनेस्ट एवर इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट, क्या वो कोचिंग कितना सैंपल साइज उन्होंने किया है, कहाँ स्कूल से शुरू किया, कहाँ क्वालिफिकेशंस की, कहाँ वो उन्होंने ग्रेड क्रिकेट में किया, कहाँ पे वो ग्रेड 2 में आए, क्लब्स पे किया, और फिर उनका एक्सपीरियंस बना, वर्क एक्सपीरियंस बना, डेजिटेशंस हुई, तो उसके बाद उन्होंने जो है वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ इंटरस्प्रेस किया अपनी कोर नॉलेज को, फिर वो आए और फिर वो काम करें। तो हम तो नामों को ले लेते हैं ना। अच्छा, वो नामों का भी यही प्रॉब्लम है कि इनहेरिट इनसिक्योरिटीज हैं, और बहुत सारे लोग तो अभी तक वो बुलंदी से उतरे ही नहीं ना, वो आज भी अपने आप को 57 साल की उम्र में भी सुपरस्टार समझते हैं। ठीक हो गया? सो यू आर नॉट कट फॉर द जॉब विच यू आर ट्राइंग टू डू। अब वो काम करें तो आपको आता है। यहाँ पे हो गया। फिर आपने जो लोग रखे हुए हैं, या ब्यूरोक्रेट्स का काम है कि वो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बनेंगे या वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट चलाएंगे, नहीं ना। तो मतलब जब पिछले 5 साल में हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स में काम करते रहे, प्रोडक्ट डेवलपमेंट करते रहे, प्लेयर डेवलपमेंट करते रहे, वो हेड कोच, ठीक। अच्छा, वो 7 सिलेक्टर भी हैं, तो आगे का आवा बिगड़ा हुआ है। इस बोर्ड में सलाहियत नहीं लग रही, अनलेस अंटिल विद ऑल हिज पावर नाउ रियलाइजेस कि क्या इंपॉर्टेंट है।
आप स्कूल कॉलेज क्रिकेट पे पैसा खर्चने जा रहे हैं कि वहां पे कुछ रुपए आपने निकालने हैं 30 मार खान प्लेयर्स, और आपकी जो ऑलरेडी टियर क्रिकेट है वहां पे आप री इन्फोर्समेंट कर रहे हैं। ट्रायल्स भी शुरू होने लगे हैं सर कोई। मैं वही कह रहा हूँ कि ये लड़के ऊपर आए तो उस सिस्टम से आए जहाँ पे वो साइंटिफिक ये सारे टूल्स के साथ वेल एक्वेटेड और इंक्वेटेड हो। ठीक, तो आपने पूछा इंडिया का। नंबर 1 इंडिया में है नेशनलिज्म। ठीक है, प्राउड टू बी इंडियंस। बहुत डीप बात कर, इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा। ठीक, दो आपस में लड़ पड़ेंगे लेकिन जब आपके साथ खड़े होंगे, इंग्लिस्तान में मैंने बहुत काम किया है, तो वो इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है, सो एक चीज तो ये ध्यान में रखें कि नेशनलिज्म और प्रायोरिटीज। ठीक है। दूसरा, इंडिया ने भी मैच फिक्सिंग देखी है, इंडिया ने भी करप्शन देखी है, इंडिया ने भी अपने सुपरस्टार्स को बेइज्जत होते देखा है। 1983 जिस वक्त वो वर्ल्ड कप जीते, पोटेंशियल वर्ल्ड कप, तो उनको ये एहसास हुआ कि दे कैन विन। वहां से उन्होंने इंस्टीट्यूशनलाइज करना शुरू किया, मार्केट को टैप करना शुरू किया, जो कि इंडिया की बहुत बड़ी मार्केट थी। ब्रॉडकास्ट इंडस्ट्री का भी इतना कॉन्सेप्ट नहीं था। फिर जब मोहम्मद अजहरुद्दीन कप्तान बने, उन्होंने अपने घर में जीतना शुरू किया 90s में। उसके बाद आए सौरव गंगुली, उनकी अप्रोच कुछ और थी, और सौरव गंगुली, सचिन तेंदुलकर, वीवीएस लक्ष्मण, राहुल द्रविड़ और अनिल कुंबले, इनको क्रिकेट बोर्ड ने बहुत अच्छा यूज किया, नॉट ओनली एज प्लेयर्स बल्कि एज एडवाइजर्स भी लिया। बिल्कुल। और वो डेवलप करना शुरू किया। फिर उन्होंने अपनी एसोसिएशन के जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन हैं, उनकी 37-38 होंगी, उनको उन्होंने रिऑर्गेनाइज किया, और उन्होंने एक टियर सिस्टम बनाया कि उनके जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो भी अगर अच्छा काम करेंगे अपनी एसोसिएशन में, इलेक्शन जीत के भी आएंगे और अच्छा काम करेंगे, वो प्रमोट होकर बीसीसीआई में आएंगे। अच्छा, 2007 में एक बहुत बड़ा डेंट लगा जो कि इंडिया को, वो था वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज में। पाकिस्तान जमैका में आइलैंड से हार के बाहर हुआ। बिल्कुल। और भारत है वो बांग्लादेश से हार के बाहर हुआ। दैट वाज द टाइम व्हेन दे डिसाइडेड कि वो कहते हैं ना कि इधर शेप अप और शिप आउट। उन्होंने फिर डिसाइड कर लिया कि प्रोफेशनली केस स्टडीज को देखो दुनिया में, और उन्होंने इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स हायर किए, कोचेस हायर किए, नॉट फॉर द इंडियन टीम अलोन। उन्होंने अपने ट्रेनर्स को ट्रेन किया, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया मॉडर्निटी के साथ। MRF अकेडमी थी, फिर अब तो खैर उनके सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इतने बन गए हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। अच्छा, उसके बाद पैसे को उन्होंने टैप किया थ्रू इंडियन प्रीमियर लीग। ठीक हो गया। उसके फिर उन्होंने जो पैसा आया उसको उन्होंने फ्लाउंडर नहीं किया, उन्होंने री इन्वेस्ट किया। फिर उन्होंने नए टूर्नामेंट्स नहीं निकाले, उन्होंने अपने प्रोडक्ट को, इंडियन प्रीमियर लीग को, वो ललित मोदी का कमाल था कि उन्होंने बॉलीवुड के साथ मिला के एक रज़्मा टास्क करके और एक हाई प्रोफाइल ब्रांड बना दिया। $26 बिलियन का तो वो ब्रांड है IPL। ठीक है, आई एम नॉट गेटिंग इनटू द फेयरनेस होती है या नहीं होती, बट फैक्ट है कि इट इज अ मनी मिंटिंग मशीन, मोर फाइनेंशियली वायबल एंड मोर एक्सपेंसिव देन द ICC टूर्नामेंट्स। बिल्कुल ठीक है। ठीक, अच्छा, अब वो मार्केट उन्होंने इतनी अपनी डेवलप की और हेगेमोनिक प्रेजेंस उनकी वर्ल्ड लेवल पे आई, क्योंकि वो इकोनॉमिकली डिपेंडेंट कर दिया उन्होंने और इंटरडिपेंडेंट कर दिया बाकी बोर्ड्स को। तो वो एक हेगेमोनिक प्रेजेंस इंडिया की होगी, BCCI की। अच्छा, उन्होंने जो फैसला स्ट्रक्चर था उसको चेंज नहीं किया, उन्होंने चैंपियंस लीग नहीं बनाई, उन्होंने उसी को रीइंफोर्स किया। कोचेस लगाए लोअर लेवल पे, Tier 2 में, Tier 3 में, अंडर-19 में, जूनियर्स में, और उन ग्रेजुएट करवाया सीनियर्स में। वहां पे मेरिट है, वहां पे मतलब अगर 100% नहीं है तो 95% मेरिट है। क्वालिफाइड लोग इनसिक्योर नहीं है, मल्टी इंटीग्रेटेड टीम्स हैं, वो एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच रखते हैं, पढ़े लिखे लोग जो उसको डेवलप करते हैं खुलूसे दिल से, नेक नियति से, और वो लोग का हम कर, मतलब उनका सॉइल एनालिसिस भी होता है BCCI में। ठीक है। और सॉइल एनालिसिस का पिच बननी है, कैसे बननी है, वो भी होता है। ये नहीं है कि वहाँ पे कबाहतें नहीं होंगी, लेकिन वहाँ पे नीयतें साफ हैं। अच्छा डॉक्टर साहब ने जो नियतों की बात की, नेशनलिज्म की, एक सवाल छोटा सा, उसके बाद फिर मैं ब्रेक के बाद आपसे बात करूंगा, क्विक आंसर दीजिएगा। हमारे यहाँ भी हम अगर देखें, धोनी ने जो जितवाई चैंपियंस ट्रॉफी, उसके बाद उनको इंतजार करना पड़ा। हालांकि उनके पास विराट कोहली, रोहित शर्मा, बुमराह, एक अच्छी जनरेशन मौजूद थी, बट वहाँ कोई पर्सनल बैशिंग नहीं हुई, कोई आपके खिलाफ झंडे नहीं लगे, कोई कप्तानी की तब्दीलियाँ नहीं हुई, सिवाय जब बिल्कुल आखिर में जाके फिर रोहित शर्मा कप्तान बन गए। विराट कोहली अनलकी रहे कि उनकी पास टीम अच्छी थी, लेकिन वो आउटसाइड जीतने के बावजूद, ऑस्ट्रेलिया में जीतने के बावजूद चैंपियंस ट्रॉफी नहीं जीत सके, वर्ल्ड T20 रोहित शर्मा की तरह नहीं जीत सके। हमारे यहाँ जो 4 साल पहले टीम थी, मुझे याद है, मैं आपको राशिद लतीफ़ साहब को सुन रहा था कि लड़के जेल हैं। हमने क्या किया कि बस जी एक फाइनल हारे, एक सेमीफाइनल, मैं
पता नहीं कैसी बात कर रहा हूँ, गलत हो तो बता दीजिएगा। पता नहीं अगर आजकल के दौर में जो सोशल मीडिया अगर 87 में होता तो जावेद मियांदाद, इमरान खान भी वर्ल्ड कप ना जीतते सर। आप सही कह रहे हैं और हम उनको भी ना छोड़ते। लेकिन जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये, आपने जो बात की, क्विकली मैं आपको इसका आंसर करूंगा कि इंडिया अगर आईसीसी टूर्नामेंट जीत नहीं रहा था तो उनकी पोजीशनिंग क्या थी वर्ल्ड क्रिकेट में, और उनका टैलेंट स्टॉक आ रहा था ना, तो प्रोग्रेसिव माइंडसेट के साथ प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट हो रही थी और प्रोसेस ड्रिवन शिफ्ट वो आ रही थी उनकी। ठीक है, तो इट्स दैट कि दे वर रेगुलरली विनिंग द आईसीसी टूर्नामेंट्स, बट वो एक प्रोग्रेसिव ग्राफ आपको नजर आएगा। उनके टैलेंट का डार्थ नहीं था बल्कि टैलेंट पूल बढ़ता चले जा रहा था। ठीक है। वो पेशेंट, उनकी आवाम भी हिस्टैरिकल रिस्पॉन्सेज देती है, लेकिन क्योंकि उनका बोर्ड मेरिट पे है, उनके बोर्ड की फाइनेंशियल बैकिंग बहुत स्ट्रांग है, वो खुद अपना पैसा बहुत तगड़ा कमाते हैं और वो करते हैं, चाहे वो ब्रॉडकास्टिंग है या चाहे वो इकोनॉमिक क्रिकेट की इकोनॉमी है, वो एक जगरनॉट है। तो ये रीजन है कि वो नीयत साफ है और वो नीजक रिएक्शन नहीं करते, क्योंकि उनको पता है कि बातें क्या है, वीकर लिंक्स क्या है। ऑलराइट, एक क्विक ब्रेक है। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो फिर जरा हालात आते हैं कि जो डॉक्टर साहब ने बड़ी तफसील से अपने एनालिसिस दे दिए, अब हम कर क्या सकते हैं, कैपेसिटी है हमारे अंदर, या फिर हम कोई फॉरेन कोचेस लाएं, हम अपने नेशनल क्रिकेट एकेडमी के अंदर भी उनको रखें, पाकिस्तान में क्या कोचेस से अब हम बिल्कुल हाथ उठा लें, इस पर क्विक डिस्कशन करेंगे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में खुश आमदेद। डॉक्टर नुमान नियाज के साथ हम बात करें पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से। डॉक्टर साहब, जो आखिरी हमने कुछ बेहतर वक्त देखा, ये तो गारंटी नहीं है कि कोई फॉरेन कोच आएगा तो हम बहुत बेहतर हो जाएंगे, लेकिन मिकी आर्थर के दौर में हमने चैंपियंस ट्रॉफी जीती। उसके बाद जब ग्रांट ब्रैडबर्न, आपको याद है, श्रीलंका पाकिस्तान टीम लेके गए तो पाकिस्तान वे कुछ नजर आया, लेकिन फिर चैंपियंस ट्रॉफी और एशिया कप का जो डिजास्टर हुआ, फिर हमने बिल्कुल ही फारिग कर दिया। क्विकली सर, कैपेसिटी क्या एडमिनिस्ट्रेशन में है, खिलाड़ियों में है, कलेक्टिवली है, और दूसरा अब रेमेडी क्या है, इसको ठीक कैसे करना है? यू आर अ डॉक्टर, आपको पेशेंट्स का पता है कि उनको कैसे ठीक करना है, बट हाउ टू नाउ इस वेंटिलेटर पे गई क्रिकेट को कैसे वापस लेकर आए? सही नहीं, वेंटिलेटर पे नहीं, इंतकाल हो चुका है। ओह, ठीक है, आपको नए सिरे से शुरू करना पड़ेगा। मैं आपको एक चीज, अगर आप मुझे ना 30-40 सेकंड दें। श्योर। आप इंडिया पूछ रहे थे, उन्होंने बेंगलुरु में ना एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनाया जो कि 40 एकड़ पे है, 86 पिचें हैं वहाँ पे, और एक ग्राउंड 3 है जिसमें ग्राउंड ए है जो 85 यार्ड की बाउंड्री है, 13 वहाँ पे पिचें हैं मुंबई रेड सॉइल की। उसके बाद कट फ्लड लाइटिंग एंड ब्रॉडकास्टिंग कैपेबिलिटीज हैं। ग्राउंड ए पे जो है ना वो रात के मैचेस और ब्रॉडकास्ट भी हो सकते हैं। ग्राउंड बी और सी जो है ना वो प्रैक्टिस एरियाज हैं, 75 यार्ड की बाउंड्रीज हैं, 11 पिचेस हैं, मंडिया सॉइल है, 9 पिचों में ब्लैक कॉटन सॉइल है, कलहंदी उड़ीसा से। स्टेट ऑफ द आर्ट बायो मैकेनिक्स की लैब है और उनका 3000 स्क्वायर फुट पे ड्रेसिंग रूम है, लेक्चर थिएटर्स हैं और हाइड्रो लेटेस्ट स्विमिंग पूल्स हैं जहाँ पे वो उल्टा पानी भी चलाया जाता है रेजिस्टेंस वाली एक्सरसाइजेस के लिए। तो ये स्टेट ऑफ द आर्ट स्पोर्ट्स साइंस एंड मेडिसिन वहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है। तो इस तरह तरक्की करते हैं मेरे भाई। आप ये उस लेवल पे है जहाँ पे लवब्रा जो यूनिवर्सिटी है इंग्लैंड की, उसके लेवल पे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। अब आपने पूछा जब मिकी आर्थर वगैरह थे ना, तब एक तो आपके पास प्लेयर्स आ रहे थे, क्योंकि क्रिकेट की वो चेंज नहीं हुई थी, पैराडाइम शिफ्ट नहीं आई थी, क्रिकेट स्किल। अब क्रिकेट जो है वो मशीन और टेक्नोलॉजी बेस्ड है, रोल्स डिफाइंड है। ठीक है। तो अभी फिर गोरे कोच भी आ जाएंगे, उन्हें प्रोडक्ट नहीं मिल पाएगा। प्रोडक्ट तब मिलेगा जब देखें फिएट गाड़ी जो है। डॉक्टर साहब कहते हैं कलामी, फिर हम अपॉइंटमेंट अगर अच्छी करनी है तो ग्रास रूट लेवल, एनसीए लेवल पे करें। जी, आपको फॉरेन कोचेस चाहिए, फॉरेन डॉक्टर्स चाहिए, स्पोर्ट्स फिजियोलॉजिस्ट, स्पोर्ट्स मेडिकल स्पेशलिस्ट, रिहेबिलिटेशनिस्ट, न्यूट्रिशनिस्ट, ये सारे टॉप ऑफ द लाइन बाहर से मंगाएं। इन मेंटर्स को करें फारिग, जो इनको पैसे देते हैं इतने में वो आ जाएंगे। बायोमैकेनिक्स की लैब लगाएं और उसके बाद आप ये सोचें कि एक हाई परफॉर्मेंस सेंटर वहाँ पे ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम्स हो, और वो जो है आप किसी यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएशन लें इंटरनेशनल, या आप लवब्रा के साथ क्रिएट करें अपने आप को, और 4 अपने आप सब सेंटर्स बनाएं, हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स। टीयर क्रिकेट जो है आपकी अंडर 13 का कोई फायदा नहीं, अंडर 16, 19 और उसकी के बाद जो है अब आ जाएं अंडर 23, ये टीमें बनाएं और वहाँ पे ये सारी चीज़ें साइंटिफिकली इंटीग्रेट करें, फिटनेस का कल्चर लेके आए, अपने कट फॉर रोल लोग लेके आए। सो इट विल बी पेंस्टेकिंग, इट विल टेक 3 to 4 years
अगर आप प्रोसेस ड्रिवन होना चाहते डॉक्टर साहब, जो गैरी कर्स्टन, जैसन गिलेस्पी के साथ हमने किया, तो आपको कोई क्रेडिबिलिटी रही है हमारी? कोई आएगा, आ सकता है? हमारी क्रेडिबिलिटी नहीं थी। अब जरा मुश्किल हो गया क्योंकि हमने बहुत ही ब्रेजनली और ओपनली जो है वो हमाकतें करती इन दो कोचेस के साथ, लेकिन वो जो एट द एंड ऑफ द डे जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्चुअल वेट देखते हैं कि कौन से कितने में आप किसको लेंगे, ठीक, लेकिन वो लेंगे, कॉन्ट्रैक्चुअल बाइंडिंग्स करेंगे। अब आपको इस्तेमाल नहीं होंगे आपके हाथों। आपको ये कल्चर तोड़ना पड़ेगा मेडियोक्रिटी का, सिफारिश का, इनकेपेबल जो है इनसिक्योरिटी का। ठीक है डॉक्टर साहब, आखिर में चूंकि रेलेवेंट चीज है, कल मैच हो रहा है, अब क्या बात करें जब सारे मैचेस हार गए चैंपियंस ट्रॉफी, लेकिन जस्ट फॉर द सेक क्या कर सकते हैं हम कल के मैच के लिए? क्विकली अगर आप कोई चीज बताएं, क्योंकि हमने सब कुछ तो करके देख लिया, जीत तो मिल नहीं रही। हम ये दुआ कर सकते हैं कि कल बारिश हो जाए मोंगनाई में, या ये दुआ कर सकते हैं जैसे वो हमारे एक T20 में हमारे एक ओपनर ने सेंचुरी बना दी, तो इसी तरह कल कोई इंडिविजुअल ब्रिलियंस हो जाए, या ये दुआ कर लें? इंडिविजुअल ब्रिलियंस में बाबर आजम से तवक्को रखें, बाकी तो इस काबिल नहीं है कि वहां पे खड़े भी हो सके। या सलमान अली आगा में थोड़ी एबिलिटी नजर आई है, वो प्रोग्रेस कर रहा है। ठीक ठीक, बिल्कुल ठीक। चलिए डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, और कोशिश की हमने कि जरा आज थोड़ा सा इंसाइट लें कि जो डिजास्टर हुआ है, वो कहते हैं ना वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता, तो ये वही सूरत हाल है पाकिस्तान क्रिकेट के साथ। वक्त के साथ अगर आप इवॉल्व नहीं करते तो फिर पीछे रह जाते हैं और लोग आगे निकल जाते हैं। तो पहले अब हमें अपने आप को ठीक करना है और फिर इस रेस में आना है। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आकर पाकिस्तान सुपर लीग फ्रेंचाइज के हवाले से बात करेंगे इस शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में खुशामदीद। और जनाब, पाकिस्तान सुपर लीग जो है वो 11 अप्रैल से शुरू होगी। पेशावर ज़ल्मी उन्होंने हमेशा की तरह अपनी रवायत के तहत अपना रीजनल एंथम जारी किया है, और इस बार, इससे पहले भी रहीम शाह उनके लिए एक एंथम गा चुके हैं, लेकिन इस बार जो एंथम है उसने लोगों को बहुत जो है वो मुतासिर किया है। बहुत ही खूबसूरत धुन है, और इस एंथम को मैजिकल वॉइस देने वाले रहीम शाह खुद हमारे साथ मौजूद है। प्रोग्राम में बहुत खुशामदीद कहेंगे। लाला, वो कहते हैं ना पखैर रागले, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। रहीम भाई, पहले तो बताएं कि खुद कितना एंजॉय किया इस गाने को, और बाब न्याज में वीडियो में आप बहुत ही ज़बरदस्त मूड में दिखाई दे रहे हैं। फिर PSL और क्रिकेट हमारा एक अपनी प्रोडक्ट है। पेशावर ज़ल्मी एक बहुत बड़ी पहचान बनी है पेशावर की। सो कितना एंजॉय किया आपने खुद इस प्रोजेक्ट को, इस गाने को? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो जो भी आपके देखने सुनने वाले सबको सलाम और गुज़श्ता ईद मुबारक, और नया PSL जो आ रहा है ये मुबारक हो। मैंने लाजी बात है, मेरी टंग है पश्तो, मेरी मदर टंग है, और दूसरा पेशावर का नाम आता है, तो हम चाहे जुड़े ना जुड़े, हम जुड़े होते हैं उनके साथ। ये ट्यून के बारे में मैं इतना बता दूं कि ये एक अकेले मैंने नहीं बनाई, ये इसमें 4-5 लोग इन्वॉल्व थे। जी जी। और इसमें कुछ हमारा एक पुराना, जिसे हम अपनी जुबान में इसको पश्तो का तराना भी कहते हैं, जी जी जी, इसमें वो भी मिक्स है। यानी इसमें कोई तकरीबन 3-4 चीजें मिक्स हुई हैं, और यानी ये पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ये वाला ट्रैक, माशाल्लाह। ज़बरदस्त। रहीम भाई, ये हो नहीं सकता कि आप आए हैं और हमें ये तराने के जो बोल हैं, ख़ासतौर पर जो वो तराने के आपके जो मेन पार्ट है, अगर आप उसको थोड़ा सा हमें जो है वो गा कर सुनाएं, और उसका मतलब भी ज़रा बताएं ना, चूँकि इतनी प्यारी धुन है और उसकी जो सुनने वाले हैं वो पाकिस्तान भर में है। तो पहले थोड़ा सा तराना अगर आप उसको प्लीज़ सुनाएं, और उसके बाद उसका मतलब भी बताएं, ताकि सही मानों में हमें इसका और मज़ा आए। इसमें एक लाइन है, 2 लाइन है। एक लाइन ये, कमिसल जला जुंदुनवी ज़ुबसल जला जल में, कह रहे हैं अगर मैं 100 बार भी पैदा हूँ और जब भी पैदा होऊंगा मैं ज़ल्मी ही कहलाऊंगा। वाह, ट्रू फैशन। ये जो मेन जिसकी लाइन है जो सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती है। जी, जबरदस्त। नहीं भाई, ये तो एक ही जुमला था, थोड़ा सा सुनाए ना जरा, तो 30-40 सेकंड हम थोड़ा सा इसको एंजॉय करें। आपकी अल्फाज के अंदर इतनी मैजिकल वॉइस माशाल्लाह आपकी, प्लीज सर। नहीं, इसमें शुरू में ये ना, मुंगयुद खैबर ज़ल्मी पुख्तो जमूंगा शान दे, मुंगा पुख्ता नहीं पा वतन मुजान कुर्बान दे, मुंगयुद खैबर ज़ल्मी पुख्तो जमूंगा शान दे, मुंगा पुख्ता नहीं पा वतन मुजान कुर्बान दे। अब इसका मतलब ही देख लें कि हम मंगयुद खैबर ज़ल्मी पुख्तो जमूंगा शान दे, मंग पुख्ता नहीं पा वतन मुजान कुर्बान दे।
कह रहे हैं हम खैबर के जवान हैं और हमारी जो जान है हमेशा वतन पे वारी जाती है और वतन पे ही हम जान देते हैं। हम पैदा ही इसीलिए हुए हैं कि वतन पे जान दे दें। बहुत खूबसूरत। रहीम भाई, जैसे आप और बहुत सारे जो आइकॉन्स हैं शोबिस के, इसी तरह खिलाड़ी बहुत निकले खैबर पख्तूनख्वा से, पेशावर से, लेकिन फिर एक मुश्किल दौर आया। फिर उसके बाद हम देखते हैं जब पेशावर ज़ल्मी की इमरजेंस हुई, तकरीबन उसी दौर के समझ लें इख्तिताम पर ही उसके बाद हुई, और इस ब्रांड ने पूरी दुनिया के जो पख्तून हैं, वे पेशावर के जाने वाले हैं खैबर पख्तूनख्वा, उनको बड़ा इंस्पायर्ड किया। जावेद हाफिजी साहब, उनकी टीम, उनकी कोशिशें, और जिससे अब आप भी मुंसलिक हैं, इससे पहले भी हुए बहुत सारे और आर्टिस्ट भी। कैसे देखते हैं सर रहीम भाई, जब आप पेशावर में जाते हैं वापस, खैबर पख्तूनख्वा में नौजवानों से बात करते हैं, इस क्रिकेट ने, इस टीम ने कितना उनको एक और पहचान दी, तशख़्ख़ुस दी है, जिसको बड़ा प्राउडली ओन करते हैं वो? नहीं, मैं इतना बता दूं कि हर आदमी डालता है, हमारे मुल्क की खूबसूरती यही है पाकिस्तान की, कि इसमें जिस सूबे के भी लोग होते हैं, चाहे वो सिंधी हो, पठान हो, पंजाबी हो, बलोची हो, वो अपना अपना हिस्सा डालते हैं। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि ज़ल्मी ने जो हिस्सा KPK के अंदर डाला है वो सिर्फ पेशावर के हद तक महदूद नहीं है। वो आप बल्तिस्तान भी जा सकते हैं, वहां भी देख सकते हैं कि पेशावर ज़ल्मी ने जितना जवानों को मोटिवेट किया और जितना स्पोर्ट्स की तरफ ये लेके आए और जितने शौक से लोग आते हैं। मैंने इससे पहले नहीं देखा किसी ने इतनी तेजी से जवानों के अंदर स्पोर्ट्स की ये क्या बोलते हैं, वो जो तजस्सुस है वो डाला हो दिलों में। तो ये तो लाजिम बात है, ज़ल्मी टीम को ये क्रेडिट देना पड़ेगा कि उन्होंने KP के अंदर बहुत बड़ा काम किया। बिल्कुल ठीक। मैं और रहीम भाई, आपने वीडियो को शूट किया बाब नियाज़ स्टेडियम के अंदर। होपफुली अगले साल अल्लाह करे कि PSL पेशावर आए। कितने आप लुकिंग फॉरवर्ड हैं कि आपके अपने होम ग्राउंड पर बाब नियाज़ में, आपके शहर में, आपके फैंस के बीच में ज़ल्मी के सारे सपोर्टर्स हों और ज़ल्मी की टीम मौजूद हो और आप अपना ये तराना उस पर पेश कर रहे हो जैसे कि PSL की बाकी सेरेमनीज होती हैं। सो हाउ यू लुकिंग फॉरवर्ड कि ये लम्हा भी जल्दी से आए? हज़ारों ख्वाहिश है इसी के हर ख्वाहिश पे दम निकले। सही है। इस दफा भी मैच होना था, मैं स्टेडियम को देख के यकीन करें दिल बड़ा उदास हो गया मेरा। मैंने कहा इतना खूबसूरत स्टेडियम और इसमें इस बार भी मैच नहीं हो रहा। तो ये मेरी उदासी आपको बता रही होगी कि हम कितना तरस रहे हैं इसके लिए कि वहां पर मैच हो। बिल्कुल ठीक। नहीं सर, हम सब चाहते हैं कि न सिर्फ पेशावर बल्कि कोयटा, तमाम 6 टीमें अपने होम ग्राउंड पर खेलें और यही एक लीग का जो है ना वो हुस्न होता है। आखिर में रहीम भाई मुझे बताइएगा, आप क्रिकेट में बड़ी, मेरे चूंकि आपसे पहली मरतबा इंटरेक्शन हो रहा है, कितनी दिलचस्पी है खुद भी आपको जब ज़ल्मी खेल रही होती है, PSL के मैचेस हो रहे होते हैं? हमने देखा है कि पूरे पाकिस्तान में ना एक ज़बरदस्त किस्म की वाइब होती है। खासतौर पर मैंने देखा है मर्द हजरात तो चले बहुत शौकीन होते हैं, बट जो हमारी ख़वातीन हैं वो भी कराची, पेशावर, कराची, लाहौर, इस तरह के राइवलरी में हर घर में चल रहा होता है। तो आपका भी कुछ ऐसा है और खुद आपका क्या इंटरेस्ट रहता है PSL के साथ? लाजी बात है, मैं तो चाहूंगा भाई कुछ भी हो जाए, पेशावर ज़ल्मी जीतना चाहिए। ग्राउंड में होता हूँ तो मैं जब देख रहा हूँ तो बाबर या कोई और खेल रहा है तो मैं ये नहीं देखता हूँ कि वो खेल रहा है, ऐसा लगता है बैट मेरे हाथ में, मैं खेल रहा हूँ। और वही जोश जज्बा होता है जैसे लाहौरियों का होता है, जैसे कराची वालों का होता है, जैसे कोयटा वालों का होता है, इसी तरीके से मुल्तान वालों का होता है। तो हमारा भैया पेशावर के साथ ज्यादा जोश मारता है। जबरदस्त जबरदस्त। आखिर में रहीम भाई, मैंने आपसे जब बात की थी, आई थिंक आपने मुझे फ्रैंकफर्ट का बताया था कॉन्सर्ट के लिए पाकिस्तान से बाहर, वो कहते हैं ना सही मानों में 7 समंदर पार से आपको अपने लिया हुआ है। सो कुछ कॉन्सर्ट के बारे में बताएं और ऑल द बेस्ट फॉर योर कॉन्सर्ट एज वेल। आप यकीन करें, मैं अभी बल्कि आपसे ये जो बात कर रहा हूँ इसकी वजह से मैं थोड़ा लेट हो चुका हूँ। मैं फ्रैंकफर्ट में हूँ और मुझे निकलना है इस वक्त, मैं होटल से मैंने निकलना है, हॉल की तरफ जाना है। ठीक है, है, आज ही मेरा शो है। चलिए सर, ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट वन। बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के, लुकिंग फॉरवर्ड टू हियर यू इन बाब नियाज़ स्टेडियम। बहुत बहुत शुक्रिया। रहीम शाह हमारे साथ मौजूद हैं और पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया रहीम भाई। और इंशाल्लाह आने वाले प्रोग्रामों में पाकिस्तान सुपर लीग की दीगर फ्रेंचाइज, उनके ऑनर्स, खिलाड़ी, कप्तान और अगर उनके एंथम और उनके अगर हमें इसी तरह सिंगर अवेलेबल हुए तो उनको भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आप अपना फीडबैक जरूर दीजिए, किन शख्सियात के आप PSL के हवाले से इंटरव्यूज देखना चाहते हैं। इंशाल्लाह वी विल ट्राई टू गेट देम ऑन द बोर्ड। बहुत बहुत शुक्रिया और प्रोग्राम रिप्ले में आज के लिए इतने। कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।